हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसके ऊपर जब हम बात करेंगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स के इस टॉपिक में, दिस इज सरफेस टेंशन जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज सरफेस टेंशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की बात जब हम करेंगे तो सरफेस टेंशन सुनेंगे हम क्या है, पहले उसकी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें मैं इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं कि हमने इसके बारे में बात की क्यों, क्या चीज़ क्या है ये सरफेस टेंशन, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस। कैसे प्रॉपर्टी है सरफेस की उसको देखना ज़रा। क्या क्या ऐसे फिनोमिना हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चला कि यार इसको भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ज़रा प्लीज़। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे, ये ड्रॉप्स जो ये आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे जब भी बारिश होती है या ऐसे कोई ड्यू ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगे सुबह प्लांट्स के ऊपर, आपके पत्तों के ऊपर ऐसे पड़े हुए, तो उनके ये स्ट्रक्चर जो है इसका कैसा है, स्फेरिकल। ये दिस इज स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल होती है। और मैं आपको ये बात बता दूंगा कि ये एग्जैक्टली स्फेरिकल होती अगर ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी ने इसको फ्लैटन किया हुआ है, समझ आई बात। मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स लगी है इसके ऊपर जिसकी वजह से ये जो स्फीयर है ये फ्लैट हो गया है। नहीं तो अदरवाइज ये परफेक्ट स्फीयर होता अगर ग्रेविटी एब्सेंट होती। ठीक है, मैं आगे जाके आपसे ये भी बात करूंगा कि हम ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पे हम ग्रेविटी को जबरदस्ती गायब कर देंगे। आपको बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, जबरदस्ती ग्रेविटी को गायब कर देंगे और वहां पे हम देखेंगे कि यही ड्रॉप, इसी तरह के लिक्विड्स के ड्रॉप्स, यहां तो ये पानी का ड्रॉप है, ऐसे किसी भी चीज के ड्रॉप्स अगर होंगे वो स्फेरिकल ही शेप लेते हैं और कोई शेप लेना वो पसंद ही नहीं करते। यस, माई वर्ड इज वेरी करेक्ट कि वो पसंद ही नहीं करते। लिक्विड हमेशा जब भी ड्रॉप्स में पाया जाएगा, हर जगह, किसी का भी, हाँ, किसी लिक्विड का स्फेरिकल जो है वो बनने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। अच्छा, बड़े ड्रॉप्स में क्यों नहीं स्फेरिकल बनता? बड़े ड्रॉप में इसलिए नहीं बनता क्योंकि फिर बड़े ड्रॉप में मास ज्यादा हो गया, एमजी ज्यादा हो गया, तो वो फिर बिखर जाएगा। जैसे सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इस तरह का वाटर लोगे तो वो तो बिखरा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये स्फेरिकल नजर आएगा। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज फर्स्ट। दूसरी बात देखो, ये जो है आपकी, ये डक, ये स्विम कर रही है, वी कॉल दिस स्विम। ये स्विम करती है, लेकिन जो इस तरह से वाटर, ये देखो इस बग को वी कॉल इट बग, छोटे छोटे कीड़े जिसमें हम मॉस्किटोज भी होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं मॉस्किटोज की कितना अच्छा फिनोमिना है। आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मॉस्किटो, आपने बहुत बार सुना होगा ये बात कि आप कहीं पे भी इस तरह से पानी पड़ा होगा अगर, तो वहाँ पे मॉस्किटोज आके ठहरते हैं, दे इवन ब्रीड ऑन द वाटर। तो वो जो मॉस्किटो है ना, वो स्विम नहीं करता वाटर में, याद रखना, वो वाटर के ऊपर चलता है। इट लिटरली वॉक्स। समझ रहे हो बात? वो वॉक करता है उसके ऊपर, स्विम नहीं करता। स्विमिंग इज लाइक दिस। स्विमिंग जब भी होती है ना तो बॉडी का कुछ, इसको भी देखो, यहां पे भी ये बॉडी फ्लोट कर रही है। फ्लोट करना, स्विम करना, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये जो फ्लोट कर रही है, आप देख रहे हो क्या, थोड़ा सा पोर्शन जरूर पानी के अंदर घुसा होता है हमेशा। ऐसा कोई स्विमिंग फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। ये हम डिटेल में, जब मैं आपको प्रॉपर इसके वीडियोस बना के दूंगा ना फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसके अंदर हम ये बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं बॉयंसी के बारे में कि कितना पोर्शन अंदर डिप रहता है। आप सिर्फ इतनी बात अभी समझ लो, कोई भी चीज मुझे दुनिया की फ्लोट करके बता दो जो सिर्फ ऊपर ही रहे, बिल्कुल भी अंदर डूबे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बॉयंसी का और फ्लोटिंग का फिनोमिना ऐसा है कि, लेकिन जब हम इसको देखते हैं बग्स को, तो दे डोंट स्विम, दे जस्ट वॉक। इनका कोई वाटर के अंदर, अगर ये वाटर का सरफेस है तो इसकी अगर जो इसकी लेग है जिसके साथ ये चल रहा है, वो बिल्कुल ऐसे चलती है, ऐसे। इट डजंट डिप, ऐसे होती अंदर घुसी होती तो हम बोलते हैं हाँ यार ये भी फ्लोट कर रहा है। तो ये फ्लोट नहीं कर रहा, ये फ्लोट नहीं कर रहा, ये चलता है इसके ऊपर। तो ये कैसे चल रहा है यार, ये तो पानी के ऊपर चलना, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से, तो वो जो चीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आप जरा समझना आप बात को। देखो मैं आपको बताता हूं, इस फिगर को देखो, यहां पे ये मैंने एक पानी का ऐसे ऐसे करके ड्रॉप आपको शो किया। ठीक है, ये पानी का ड्रॉप आपने शो किया। इस बैलून को मैंने साथ में रखा है ये बताने के लिए कि भाई अगर आपको ये पानी ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बिखर क्यों नहीं रहा नीचे की तरफ, ये फैल क्यों नहीं रहा पूरा, इसको किसी ने रोक के रखा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज दिखती नहीं है, ये याद रखना बात।
ठीक है, हर चीज़ नहीं दिखेगी, कुछ चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होती हैं और जो वो नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब फिनोमिनास फील किए गए, जब लोगों ने अंडरस्टैंड किया, इसी को कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स। और जब हमने इन चीज़ों को देखा और हमने समझा, तो हमने बोला कि यार वाटर की जो सरफेस है ना, इट एक्ट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब रबर की है, जैसे ये बैलून की है। यहां पे तुमने इसके अंदर क्या है, हवा, उसको तुमने होल्ड करके रखा हुआ है इसके अंदर तुम हवा डालते हो अपने माउथ के थ्रू, इसके अंदर हवा इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे अंदर प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, इसकी वॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर इस वाटर को अगर इसने होल्ड करके रखा है, मान लो किसी चीज़ ने, जो इसके बाहर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, जैसे इधर 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 इस रबर फ्रेम के ऊपर, ये रबर का जो इसका मटेरियल रहता है इसका बैलून का, उसके ऊपर जैसे प्रेशर फील कर रहा है, और अगर ये प्रेशर बढ़ाते रहो तो क्या ब्रस्ट करता है कि नहीं करता है ये बैलून? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो वो एक लिमिट है इसकी, उस प्रेशर को झेलने की लिमिट है एक, जिसको ये बैलून अगर कर गया विथस्टैंड, तो ये इस शेप में रहेगा, नहीं तो बिखर जाएगा, मतलब हवा बाहर निकल जाएगी। सिमिलर इज द केस विद द वाटर, सिमिलर इज द केस विद द वाटर। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे बैलून क्लियर कट नजर आ रहा है, वहां पे वो बैलून वाला स्ट्रक्चर मुझे नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से बैलून एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उसी तरह से यहां पे भी एक इनविजिबल स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जो मुझे दिखाई दे नहीं रही, और उसी के कारण ये कीड़ा भी इसके ऊपर चल पा रहा है, उसी के कारण ये स्फेरिकल शेप भी लेता है। और मैं अभी आपके साथ ये सब फिनोमिना को बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब यही फिनोमिना है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से दो और फिनोमिना हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं कवर होंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे। दो फिनोमिना कौन कौन से? कैपिलैरिटी उस फिनोमिना का नाम है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन ही उसका रीजन है। ठीक है, क्या ये दिया अपने आप जलता है, अपने आप इसको जो इसका ऑयल है ये ऊपर चढ़ता जाता है और ये जलता जाता है, अपने आप ऑयल खत्म हो जाता है जो नीचे पड़ा हुआ, वो ऊपर कैसे चढ़ा? क्योंकि देखो ये आपकी विक है, बत्ती, इसको आग लगी है यहां, तेल पड़ा है यहां, और बार बार ये तेल ऊपर चढ़ेगा तो ये जलेगा ना, इसको चाहिए ना इल्यूमिनेशन के लिए कुछ फ्यूल, तो वो तब जलेगा। तो यहां से अपने आप ये चढ़ता है, और हम देखते भी हैं कि थोड़ी देर के बाद ये ऑयल खत्म हो जाता है। तो इसलिए इस फिनोमिना को जब स्टडी करना है हमने, इसको कहते हैं कैपिलैरिटी, एंड दिस कैपिलैरिटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, माइंड इट। सिमिलर इज द कंडीशन विद द प्लांट्स एंड ट्रीज, कि इसकी रूट्स अंदर हैं, इस तक भी पानी ऊपर तक जाता है, इसकी हर लीव्स तक। ठीक है, वो कैसे जाता है? दिस इज ऑल्सो एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी, दिस इज ऑल्सो एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी विच वी विल स्टडी लेटर ऑन। एंड बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कैपिलरी एक्शन, दिस कैपिलैरिटी is also based on the phenomena surface tension we are going to discuss in this video. मैंने अभी आपको सिर्फ कुछ नहीं बताया सरफेस टेंशन के बारे में, सिर्फ मैंने ये बताया कि भाई कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और उसको मुझे स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिलैरिटी भी अजीबोगरीब फिनोमिना है कि ग्रेविटी को डिफाई करके तेल ऊपर कैसे चढ़ गया, प्लांट्स के केस में या ट्रीज के केस में पानी ऊपर कैसे चढ़ गया, रूट्स के थ्रू ग्रेविटी डिफाई हुई ना। ठीक है, उसके बाद ये बग कैसे चल गया, जब ये फ्लोट कर नहीं रहा तो फिर ये चल कैसे गया, ये ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल ही क्यों बनता है। तो ये सब फिनोमिना को जब लोगों ने देखा तो कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेट्स स्टडी इट। तो लेट्स स्टडी इट। तो जब स्टडी किया गया तो अब देखो किस तरह से किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, यहां देखते हैं, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिसके अंदर वाटर पड़ा है। और वाटर जो पड़ा हुआ है, वाटर ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, हम किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, मैं बार बार वाटर बोलता हूं क्योंकि हम अपने अक्रॉस ज्यादातर लिक्विड कौन सा देखते हैं, वाटर ही देखते हैं, इसलिए मेरे मुंह से वाटर निकलता है। बट व्हेन आई से वाटर, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर का जो ये वाला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, और एक सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जितने भी मटेरियल्स आप दुनिया में देखते हो ना, उन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा तो जो बिल्कुल सेंटर में यहां पे आपका मॉलिक्यूल है, इसको फोर्स यहां से भी लग रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये भी। ठीक है, यहां से भी लग रही होगी, यहां से भी लग रही, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
दो मॉलिक्यूल्स के आपस की बीच में आपस की फोर्सेस, तो ये इस पे फोर्स ऐसी लग रही होगी, लेकिन जो सरफेस पे है उस पे फोर्स सिर्फ नीचे की तरफ लग रही होगी, है या नहीं? और जो सरफेस की मैं बात कर रहा हूं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, सरफेस को लेके घबराना नहीं आप। सरफेस जो होता है ना, ये कुछ मॉलिक्यूल्स, 2-3 मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है। तो जो आपको नेकेड आई से नजर आ सकता है मॉलिक्यूल इतना छोटा, तो नेकेड आई से आप फिल्म नहीं बता सकते कि कितनी पतली फिल्म है ऊपर। मैं आपको रेंज बता देता हूं, 10⁻⁻9 मीटर की होती है। 10⁻⁻9 मतलब हुआ 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, या आप इस तरह से लिख लो 10⁻6 mm। 10⁻6 mm का मतलब समझते हो? मैं बताता हूं, 1 mm के 10 लाख टुकड़े करो तो 10⁻6 mm हुआ। 1 mm देखा ना स्केल पे, 1 mm के 10 लाख टुकड़े करो, 10 लाख होता है 1 मिलियन, और उसी को बोलते हैं माइक्रो, याद रखना आप, ठीक है? तो अगर उसका मिलियंथ पार्ट लो तो उसको बोलेंगे हम। तो इतनी सरफेस की फिल्म की बात चल रही है जो नेकेड आई से आपको नहीं दिखाई देगी। इसकी और एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको सरफेस टेंशन की। आप सोप बबल्स के साथ बहुत खेला होगा आपने, 100% सबने खेला होगा। सोप बबल्स के साथ मिलते भी है मार्केट में, वो बैलून वाला जो बेचने आता है तो उसके पास भी वो सोप बबल्स की वो छोटी सी रहती है, 10-20 रुपए की देता है वो। उसके बीच में सोप बबल में डालो, वो एक वो देखता है, देखा होगा आपने फिनोमिना, सोप बबल के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको डालो सोप बबल के बीच में तो यहां फिल्म बन जाती है सोप की। इसके ऊपर जब फिल्म बन जाती है फिर उसको आप जब ब्लो करते हो तो स्फेरिकल बबल्स, सोप बबल्स हवा में बहुत सारे फैल जाते हैं, और वो हमेशा स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये भी आपने नोट किया है, परफेक्ट स्फेरिकल होते हैं, मस्त तभी दिखाई देते हैं वो एकदम, ठीक है? वो क्यों मस्त स्फेरिकल दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उसका mg बड़ा कम है ना, तो उसको वो फ्लैटन कर नहीं पाता, क्योंकि कितना वेट होगा उसका, नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं ना, जो सोप बबल आप उड़ता हुआ दिखाई देता है ना आपको इस तरह का परफेक्ट स्फीयर, आप बताओ कितने सरफेस हैं? 2 सरफेस हैं। आप बोलोगे सर इतनी पतली लेयर, ये एक सरफेस? नो, ये पतली आपको आंख से दिखाई दे रही है। अगर इसके लेवल पे बात करो अगर आप, तो कितना मोटा है ये? बहुत मोटा होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना मोटा है? हर चीज कम ज्यादा हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी आपको कुछ भी बात बोल दे ना, कोई आपको इतना ही बोल दे मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है? कितना पैसा भाई? किसी के रिस्पेक्ट में बात करो ना। आपके कंपैरिजन में बात हो रही है, मोहल्ले के कंपैरिजन में बात हो रही है, इंडिया के कंपैरिजन में बात हो रही है, अंबानीज के साथ रिलेट कर रहे हैं या वर्ल्ड के साथ रिलेट कर रहे हैं, मतलब वो बात करनी पड़ेगी भाई किस कंपैरिजन क्या है, कि कोई अमीर है कोई गरीब। ये मतलब ये जितनी भी बातें हैं ना, सब ग्रेटर लेस, ये सब रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या 1 mm छोटी अमाउंट है या ज्यादा लेंथ है? अरे भाई पहले बताओ, इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 1 mm भयंकर बड़ा हो गया। 1 mm इससे 1 लाख गुना, 10 लाख गुना बड़ा है 1 mm, जो कि बहुत छोटा है, जो मुझे नेकेड आई के लिए कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसकी फिल्म है, ये फिल्म मान लो होगी कोई, मैं बताता हूं आपको, 1/2 mm, हाफ से भी 1/10 mm ले लो, तब भी वो कितना बड़ा हुआ? इससे बहुत बड़ा हुआ। अगर 1/10 भी ले लो, चलो 1/10 mm, 1/10 mm ले लूं अगर ये फिल्म, ठीक है, 1/10 mm ले लूं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 1/10 भी ले लूं तो वो इससे कितनी बड़ी हुई? 1 लाख गुना बड़ी हुई। वो 10 लाख, मैंने 1 mm बोला था, 1/10 कितना बड़ा हुआ? ये तो मैथमेटिक्स है। अब ये भी सब इसमें भी गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो अब यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो सोप बबल बना था, इसके यहां पे भी एयर है, इसके इधर भी एयर है, इसलिए यहां 2 सरफेस बनते हैं। आप ध्यान देना प्लीज, एक इस बाहर वाली लेयर के साथ, एक अंदर वाली लेयर के साथ। मतलब ये सोप बबल अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, अगर ये सोप बबल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये एक्चुअली बहुत मोटा है। मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ये बहुत मोटा है। समझ रहे हो बात को? यही बात आपसे बात करनी है मुझे। ये भी एक कंफ्यूजन थी बहुत लोगों को, ठीक है, कि ये सोप बबल ऐसा है, तो अंदर का जो सरफेस बना मॉलिक्यूलर लेवल पे वो ऐसा बना, इतना सा, और बाहर इतना बना इधर। तो 2 सरफेस बने हैं वहां। जो सोप बबल की पतली सी लेयर, जिसको जस्ट तुम कभी टच भी कर देते हो तो फट जाती है वो एकदम, ठीक है, वो तुम्हें कितनी पतली है, लेकिन वो कितनी पतली होने के बावजूद भी जब मैं सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, तो उस समय वो बहुत मोटी है।
जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो वही 100 फिल्म जो तुम्हें पतली, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, कोई भी चीज लेस देन ग्रेटर देन कभी नहीं बोलना जब तक तुम्हें कोई वो ये ना बताए किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में कैसे बोलोगे आप, कैसे बोलोगे बताओ। अब मैं बोलूं मेरे घर से ये स्कूल दूर है या पास है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो भाई, रिस्पेक्ट तो बताओ, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो बताओ। सन बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है, अच्छा मुझे बहुत बड़ा होता है सन, जब प्लैनेट्स के साथ बात होती है तो बहुत बड़ा है, बाकी स्टार्स के साथ बात करोगे तो कई स्टार से बहुत छोटा है, इससे भयंकर भयंकर बड़े स्टार्स और भी हैं। समझ आई बात। तो इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट में बात होगी। ये मैं इतनी बात आपको समझा रहा हूं कि 1 mm कोई आपसे बोले, कोई आज के बाद बोले 1 mm बता यार, ज्यादा लेंथ है या कम लेंथ है, आपने बोलना रिस्पेक्ट बताओ भाई, किसके रिस्पेक्ट। जब मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर रेंज की बात कर रहे हो, तो बहुत बड़ा है 1 mm, बहुत बड़ा है। मैंने बताया आपको कितना बड़ा है, 10⁻⁹ मीटर की सरफेस होती है 1-2 मॉलिक्यूल्स की लेयर। वही मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मैं वापस आता हूं जहां मैं पढ़ रहा था कि ये जो आपको ये सरफेस नजर आता है यहां पे, ये वाला, ठीक है, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई 1-2 बार, ये जैसे मैंने ऊपर यहां बनाए हैं 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर कुछ फिनोमिना डिफरेंट है, बाकियों का सबका फिनोमिना सेम है, बिल्कुल बाकियों के सबके ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है उन सबका नेट अल्टीमेटली 0 है। तो इसलिए वो बंदा जब यहां पे कोई देखो, कोई भी बॉडी, एक बात याद रखना, वो हमेशा मिनिमम एनर्जी पोजीशन में रहना चाहती है। कोई भी दुनिया की चीज होगी, जब आप पेन को ऊपर उठाते हो तो वो हमेशा नीचे जाने की कोशिश क्यों करता है, क्योंकि तुमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया जब तुमने उसको ऊपर लिया, अब वो जाना कहां चाहता है, नीचे, ग्राउंड पे। तो हमेशा जो भी चीज होगी वो हमेशा मिनिमम एनर्जी पोजीशन में रहना चाहती है। द मोस्ट स्टेबल पोजीशन उसके लिए तब होती है जब मिनिमम एनर्जी पोजीशन में होती है। तो यहां पे अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल को बाहर निकालना आसान है या इस मॉलिक्यूल को बाहर निकालना आसान है। देखो इस तरह से बात करते हैं, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, इसको बाइंड किया हुआ है इसके मॉलिक्यूल्स ने, इसको बाहर निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है अंदर वाले को, और इसको निकालना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो चारों तरफ से नहीं है, वो सिर्फ नीचे की तरफ से है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले सरफेस के ऊपर वाले सरफेस पे जो आपकी ये है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो बीच वाला है। इसीलिए जो आपके मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर रहते हैं यहां, वो हमेशा यहां रहना पसंद नहीं करते। पहली बात तो ये समझनी है, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहली बात आपको ये बता रहा हूं कि यहां वो रहना पसंद नहीं करते, वो कहां जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं नीचे, वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी मिनिमम एनर्जी पोजीशन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो यहां पे रहना पसंद नहीं करते। वैसे भी आप देख सकते हो उनके ऊपर फोर्स लग रही है, ये मैंने यहां पे बनाया है। अब यहां पे बनाने के बाद ये जब देख रहे हो आप, तो जब इनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी ना, तो अल्टीमेटली होता क्या कि ये जो ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये थोड़ा अपने आप को कंप्रेस कर लेते हैं, कर नहीं लेते, हो जाते हैं फोर्स की वजह से। जो मैंने आपको बताया यहां नेट फोर्स है, यहां नेट फोर्स नहीं है, ठीक है, और ये इन्होंने कंप्रेस कर लिया, और इसीलिए अब ये इस ऊपर वाली लेयर की डेंसिटी भी बढ़ गई, और इसकी डेंसिटी बढ़ने के वजह से ये जो ऊपर वाली लेयर मैंने अभी बनाई, ये इससे डिफरेंट है। इससे डिफरेंट होने की वजह से इट इज लाइक अ मेम्ब्रेन हो गया, जैसे किसी ने बड़ी जोर से स्ट्रेच करके एक रबर की शीट खींची हुई है। जैसे आपको बैलून का स्ट्रक्चर बताया, दैट इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन। पतली सी जैसे बैलून का होता है मटेरियल, पतला सा रबर का, और कितना भी स्ट्रेच किया जा सकता है, वो तो ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है। यहां पे इतनी स्ट्रेच इसकी भी वैल्यूज हैं, हर एक जगह डिफरेंट है। मरकरी की सरफेस टेंशन बड़ी हाई होती है, आपने मरकरी कभी गिरती देखी हो, अगर थर्मोमीटर टूटा हो ना घर में कभी, ठीक है, थर्मोमीटर टूटे ना, तो वो जो मरकरी के ड्रॉप होते हैं वो भाग जाते हैं एकदम, ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं और हमेशा स्फेरिकल होते हैं, 100% स्फेरिकल होते हैं। अभी स्फेरिकल का रीजन आपको बताया नहीं कि स्फेरिकल क्यों होते हैं, पहले तो अभी सिर्फ इतनी बात बताई कि सरफेस पे कुछ डिफरेंट है। उस डिफरेंट की वजह से पहली बात ये कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली अंदर के मॉलिक्यूल से ज्यादा है, इसलिए वहां पे मॉलिक्यूल्स रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां पे कम से कम मॉलिक्यूल रहना पसंद करेंगे, और जो होंगे भी वो भी थोड़े टाइटली पैक्ड हो जाएंगे फोर्स की वजह से, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से वहां सरफेस के ऊपर डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होने की वजह से दे एक्ट लाइक अ मेम्ब्रेन, और
और इसीलिए इसीलिए क्या होगा, इसीलिए सबसे पहली बात कि ये बग चल पाया, इसकी रीज़न हमने बता दिया इसके थ्रू कि इसकी थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, तो ये ऊपर चल पाता है, पहली बात ये। लेकिन स्फेरिकल का रीज़न आपको नहीं बताया। स्फेरिकल का रीज़न ये है कि जो भी ये सरफेस है ना इसका, यहां पे कम से कम मॉलिक्यूल रहना चाहते हैं। इसका मतलब जो लिक्विड है उसका सरफेस एरिया कम से कम रख, जो भी लिक्विड होगा वो अपना सरफेस एरिया कम से कम रखना चाहेगा। और हमें मालूम है, याद रखना मैथमेटिक्स की बात जिसको नहीं मालूम होगी, ऑफ द गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज मिनिमम। अगर मतलब मेरे को कोई एक वॉल्यूम दे दे और उसका मैं क्यूब भी बना सकता हूं, कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, उसका मैं क्यूब भी बना सकता हूं, उसका मैं कोन भी बना सकता हूं, ठीक है, उसका मैं सिलेंडर भी बना सकता हूं, उसका मैं स्फीयर भी बना सकता हूं। मेरे को किसी ने कुछ वॉल्यूम दिया था, उसका मैंने ये चार स्ट्रक्चर बना लिए समहाउ, ठीक है। और जब चारों का तुम सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो स्फीयर का मिनिमम, चारों का वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम चारों का बराबर है, ये चारों मैंने फिगर बनाई, वॉल्यूम चारों का बराबर है, लेकिन स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। याद रख लो, अब कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना, ठीक है, कैलकुलेट भी हो सकता है ये सब कुछ, लेकिन अभी नहीं मुझे जरूरत है इस टॉपिक के लिए। अभी मैं ये बात याद भी रख सकता हूं, क्या कहा मैंने, ऑफ द गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। इसलिए हर लिक्विड पसंद करेगा कि वो किस मोड में रहे, किस में रहना चाहता है, वो अपने आप को किस में रखना चाहता है। अब फिर एक्सटर्नल फोर्सेस और लग जाती हैं, इसलिए वो वहां रह नहीं पाता, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी से ऊपर ज्यादा जब mg लग जाएगी, उसकी सरफेस टेंशन को खत्म कर देगी, तो फिर कैसे चलेगा काम। अब तुम कहोगे भाई ये बग चल पाता है इसके ऊपर, मैं क्यों नहीं चल पाता। तुम कैसे चलोगे भाई, तुम उसकी सरफेस टेंशन की एक वैल्यू है, उसकी सरफेस टेंशन की एक वैल्यू है, बग चल पाएगा क्योंकि उसका mg कम है, तुम्हारा mg भयंकर है, तो तुम कैसे चलोगे उसके ऊपर। तो इसलिए ये बातों को समझना है। तो अब देखो इसके आगे, अब हम समझते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन भी दिखाई है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब, ये देखो यहाँ ये डेंसिटी बढ़ गई यहाँ पे। अब देखो कुछ नहीं, सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, वही जो बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपको सारा ये वाली थियोरी मैंने आपको समझा दी है जो यहाँ लिखी है, ये वाली सारी थियोरी मैंने बता दी है, ठीक है। ये सारी थियोरी बता दी है, ये आप अच्छे से इसको पढ़ लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए। तो ये आपको उसमें मॉलिक्यूलर थियोरी में ये डायग्राम एक्सपेक्टेड है, ये डायग्राम बनाओगे और ये थियोरी आप अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, इसको कोई रट्टा नहीं मारना शुरू कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अब सरफेस टेंशन की कैलकुलेशन भी करना चाहते हो भाई, वैल्यू है कितनी सरफेस टेंशन की, जो तुम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, कि तुम देखना चाहते हो कि सरफेस टेंशन है कितनी, किस मटेरियल की कितनी है, वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए आप इस डायग्राम पे फोकस करना जरा सॉरी। अब देखना, हमने इस लिक्विड के ऊपर, जो भी लिक्विड है इसके ऊपर देख रहे हो आप, 3D में बड़े अच्छी सी डायग्राम बनाई है, आप भी प्रैक्टिस करो ये सब बनाने की। तो ये एक लाइन ड्रॉ की है ऑफ लेंथ L, एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की है, इमेजिनरी। लिक्विड के ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ की। जब ये लाइन ड्रॉ की तो आपको मालूम है ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, तो यहां से हर जगह से ये फोर्स फील करेगा। तो जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है ना, और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, लेंथ के, ऑब्वियसली। देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्सेस लगेंगी, है ना। सरफेस के ऊपर बनाई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इस इक्वल टू क्या आ जाता है, सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/L। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे कि सरफेस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, फोर्स जितनी ये फील की इस लेंथ ने, डिवाइडेड बाय क्या, L। इसीलिए सरफेस टेंशन को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, इसके यूनिट होंगे। डायमेंशन आपको सिखाए थे, याद होंगे आपको, सरफेस टेंशन हम तब बात भी करते थे। दिस इज नॉट ए टेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जो टेंशन है वो न्यूटन में होती है, ये टेंशन अलग है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर फ्लूइड्स एंड दिस इज कॉल्ड, वो टेंशन नहीं है जो हम स्ट्रिंग्स में पढ़ते थे, वो नहीं है ये, ठीक है। ये भी आप रीड करोगे आपको सब समझ आएगा, कोई चीज़ नहीं पता चलेगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन की यहाँ डेफिनेशन लिखी है, वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच the free surface of a liquid at rest behaves like a elastic stretched membrane tending to contract। दो बातें, एक तो stretched membrane and tending to contract, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्फेरिकल शेप लेती है, हर एक जो लिक्विड का ड्रॉप होगा वो स्फेरिकल शेप लेता है।
हमेशा लिक्विड हर किस शेप में रहना पसंद करेगा, वो अगर खुद उस पर छोड़ दो तो वो किस पे रहना पसंद करेगा, सरफेस। इसीलिए रेन ड्रॉप्स भी जो आते हैं वो हमेशा स्फेरिकल आते हैं, हमेशा स्फेरिकल आते हैं। वो उसकी शेप जो चेंज होती, आपको इस तरह की शेप दिखाई देती है ना, है वो स्फीयर ऐसे आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा इसकी ऐसी शेप हो जाती है क्योंकि और भी फोर्सेस पिक्चर में है। आपकी विस्कोसिटी ऑफ द एयर पिक्चर में है, आपका एयर फ्रिक्शन पिक्चर में है, आपका एमजी पिक्चर में है। अगर वो सब कुछ ना हो तो वो बिल्कुल गोल शेप होगी इन लिक्विड ड्रॉप्स की, जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। ये टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों बताया, उसका एनर्जी का फिनोमिना बताया कि सरफेस के ऊपर कोई ड्रॉप रहना पसंद नहीं करता, वो हमेशा नीचे ही जाना पसंद करता है, इसलिए वो ऐसा है। तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अंदर वालों के, ठीक है, अंदर वालों की ज़्यादा होती है। तो आपने इस बात को समझना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये सब आप पढ़ो। ये सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन दी है, ठीक है। इज मेजर्ड, कैसे मेजर किया जाता है, एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये बताया मैंने आपको, ये बताया, इसको अच्छे से पढ़ लो। ये कुछ इसकी डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं। ये अगर अगर आप ना बड़े आराम से एक पतली सी नीडल लो, जैसे पिन टाइप नीडल लो, और उसको उसको आप वाटर के ऊपर बड़े आराम से रख दो। एक नीडल लो और नीडल को कहाँ रख दो, वाटर के ऊपर रख दो, तो वो उसके ऊपर ठहर जाती है। जबकि वो नीडल डूबने वाली चीज़ है। आपको मालूम है कि लोहा तो बिल्कुल मज़े से डूब जाता है पानी के अंदर, लेकिन वो डूबेगा नहीं। वो एक्चुअली फ्लोट भी नहीं कर रहा, डोंट से फ्लोट कर रहा है, वो इसके ऊपर ठहर जाता है। वो इसके ऊपर इसकी वजह से ठहर जाता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करो, आप यही चीज़ ब्लेड के साथ भी कर सकते हो। जो नॉर्मल ब्लेड होते थे ना पहले, जो ब्लेड होता है, ब्लेड का पता ही है आपको, तो ब्लेड जो होगा, वो ब्लेड अगर इसके सरफेस के ऊपर रखो तो वो भी ठहर जाता है। और ये लेकिन बड़े प्यार से रखना पड़ेगा। अगर आपने टेढ़ा टूढ़ा रखा तो फिर नहीं चलेगा। आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हो। मेरे को वो पिक्चर अभी मेरे को याद नहीं रहा लगाने का यहाँ पे। आप किसी भी इंटरनेट पे देखोगे नीडल सस्पेंडेड ऑन सरफेस टेंशन ऑन नीडल लिख दोगे ना, तो आपको वो पिक्चर दिख जाएगी। ठीक है, तो ये नीडल है, इसके ऊपर बता रहा है कि फोर्सेस, ये फोर्स सरफेस टेंशन की एफ, ये एफ इसका नेट, ये ऊपर की तरफ, वेट इसका जो था थोड़ा बहुत वो इधर, लेकिन वो इसको बैलेंस कर देता है। ये फोर्सेस कौन सी हैं, ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस हैं। ठीक है, फिर ये फिनोमिना है क्या, कि जब आप ये ड्रॉप ये करते हो, ब्रश को डिप करते हो वाटर के अंदर, तो जब बाहर निकालते हो तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। देखो क्यों, क्योंकि वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये इसके ये ब्रिसल्स नहीं करते, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि वो कम से कम सरफेस एरिया लेना चाहता है। इसलिए जब ब्रश है उसके बाहर से निकालते हो तो इस तरह, ऐसे जब आप कभी नहा के भी बाहर निकलते हो तो आपके बाल जो है बिल्कुल चिपके हुए क्यों होते हैं, उसका भी रीज़न यही है। ये देखो, मैंने बताया था आपको, मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दूंगा आपको जिसमें आपको बताऊंगा कि हम ग्रेविटी को ख़त्म कर देते हैं। क्या करते हैं हम एक्चुअली, हम एक ऑलिव ऑयल लेते हैं, ऑलिव ऑयल का ड्रॉप डालना है मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में, वाटर और एल्कोहल, एक्चुअली वाटर का ना, वाटर की डेंसिटी ऑलिव ऑयल से ज़्यादा होती है। अब लेकिन मैं वाटर की डेंसिटी कम करना चाहता हूं, तो वाटर की डेंसिटी को कम करने के लिए ना, वाटर की डेंसिटी को कम करने के लिए हम उसके बीच में अल्कोहल डालते हैं। तो अल्कोहल जब डालेंगे उसके बीच में, तो उसकी डेंसिटी जो है वो ऑलिव ऑयल के बिल्कुल बराबर कर देंगे। ठीक है, वो अब मेजर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, बट आपने ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या किया कि ऑलिव ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी को बराबर करने के लिए आपने वाटर में क्या डाला, अल्कोहल डाली। मैं आपको ये बता रहा था मॉस्किटोज की एग्जाम्पल भी, मैं वहाँ पर मैं भूल गया। मैं आपको छोटी सी बात एक और बता देता हूँ इसके साथ ही, इस पर मैं एक्सपेरिमेंट पर बाद में आता हूँ। क्या कि जब जो मॉलिक्यूल, जो आपके मॉस्किटोज हैं ना, वो सरफेस के ऊपर क्यों क्यों ब्रीड कर पाते हैं और क्यों ठहर पाते हैं, रीजन इज सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। इफ यू वांट टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, एंड पीपल डू दिस, कि अब कहीं ना कहीं आपको पानी रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी जरूरत है, आपका कुछ ऐसा कंडीशन है, आप उसके बीच में वो लोग ना क्या डाल देते हैं, कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं। कैरोसिन ऑयल डालने से उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है, इसलिए फिर उसके ऊपर वो जो मॉस्किटोज हैं वो ठहर नहीं पाते। ये भी एक रीज़न है। फिर दूसरी रीज़न एक और बताता हूँ, वाटर के साथ, अकेले वाटर के साथ जब आप कपड़े धोते हो तो वो उसका डर्ट बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, डर्ट बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, आप सोप सॉल्यूशन डालते हो, तो सिर्फ सोप सॉल्यूशन डालने से उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण वो जो मेम्ब्रेन तरह तरह का स्ट्रक्चर था वो हल्का पड़ गया, और अब जो वाटर है वो हर कोने में घुस जाता है। ठीक है, हर कोने में घुस जाता है, और वहाँ से वो डर्ट के साथ मिक्स करके उसको बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे इसलिए ये भी सरफेस टेंशन कहीं फिनोमिना की बात है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, कोई बड़ी डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। जितनी मैं बात कर रहा हूँ दिस इज़ इनफ। अब मैंने क्या बोला, ये ऑलिव ऑयल जब इसमें डाला ना, तो इसकी डेंसिटी बराबर है। तो ऑलिव ऑयल जब आप इसके बीच में डालते हो ना, जब डेंसिटी एक ऐसे मटेरियल के बीच में जिसकी डेंसिटी बिल्कुल ऑलिव ऑयल के बराबर है, वो कैसे होती है वो भी इसने बताया। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल, अब डेंसिटी बराबर करने का कारण क्या था, कारण ये था
कि जब आप ऑलिव ऑयल का ड्रॉप डालते हो ना, उसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगेगी, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और बॉइंट फोर्स कितनी होती है? जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट। और जब डेंसिटी अगर ऑलिव ऑयल की और इस वाटर जो मैंने अभी अल्कोहल के साथ बनाया उसकी डेंसिटी बराबर है, तो इसका मतलब बिल्कुल बराबर फोर्स लगेगी, जो इसके mg को कैंसिल कर देगी। mg और ये बॉइंट फोर्स जो ऊपर लगी ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगी। और ये बिल्कुल इस समय मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसकी वजह से लग रही थी उसको आपने बॉइंट फोर्स से खत्म किया। कैसे किया वो आपको समझाया मैंने। और फिर जब ये ड्रॉप इसके बीच में रहा तो ये बिल्कुल कैसा रहा? बिल्कुल स्फेरिकल शेप का रहा, बिल्कुल स्फेरिकल। क्योंकि यहां पे बिल्कुल स्फेरिकल, 100% स्फेरिकल आपको डे टू डे लाइफ में देखने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ग्रेविटी को कैसे करोगे खत्म आप? तो इसलिए ग्रेविटी के होने की वजह से वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी ड्रॉप्स भी दिखाए आपको पीछे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आपसे बताई। इसके आगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी एक छोटा सा टॉपिक है आपका, इसी से रिलेटेड क्या कि अब ये देखो, मैं इसको रीड कर देता हूं। ये रीड कर देता हूं क्या, एक्स्ट्रा एनर्जी। मैं पूरा पढ़ता हूं, देखो। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड पोजेसेस मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, अगर मैं उसका सरफेस एरिया जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस। मुझे अंदर से बाहर की तरफ लाने पड़ेंगे जहां वो आना पसंद नहीं करते। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आपको फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द एट द energy of the molecules on the surface. So the molecules at the surface have extra energy compared, ये तो मैंने पहले भी बात की आपके साथ। The extra energy possessed by the molecules of the surface film of a unit area compared to the molecules in the interior is called surface energy। जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास है उसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू द वर्क डन। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ना ये लैंग्वेज यूज करते हैं जो यहां लिखी है, क्या? इट इज इक्वल टू द वर्क डन। क्या किसके बराबर है? इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म पर यूनिट बाय यूनिट अमाउंट। मतलब अगर यूनिट अमाउंट से मुझे उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे करें? अब मेरे दिमाग में होता है यार ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, उसके सरफेस को इंक्रीज कैसे करोगे यार तुम? ठीक है, कैसे करोगे मैं बताता हूं। देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन, इसको अच्छे से लिख के रखना है आपने। ठीक है, मेरे को नोट से बेटर लगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ से आपको बताया और आप यहीं से पढ़ोगे इसको। ठीक है, कंसिडर। अब हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। एक पतली सी वायर का ना हम ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाते हैं, ऐसा पतली सी वायर ली और उसका ऐसा फ्रेम बना दिया। बना सकते हो कि नहीं? और उसके ऊपर एक ऐसी लेंथ और लगाई जो इसके ऊपर मूव कर सकती है। अब कैसे कर सकती है उस पर दिमाग मत लगाओ। ठीक है, कैसे भी करके आपने एक ऐसी चीज बनाई जो इसके ऊपर चल सकती थी। ठीक है, चल दी। ठीक है जी, ठीक, चल दी। अब क्या किया आपने? अब आपने इसको डाला सोप सोल्यूशन के बीच में। आप जैसे इसको सोप सोल्यूशन के बीच में डालोगे ना, ये जो लेंथ है ना, ये पहले अगर यहां होगी ना, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके ना यहां लाने की कोशिश करती है, अंदर की तरफ वो लगेगी। मैंने बोला ना सरफेस कम से कम रहना चाहता है। और इस सोप फिल्म के कितने सरफेस हैं? 2 हैं। एक इस तरफ जो आपकी तरफ है और एक पीछे की तरफ भी है, इसके पीछे की तरफ भी है। 2 हैं, बताया ना। ये आपको लग रहा बड़ा पतला है ये, लेकिन मैंने आपको बोला ना जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो ये इतना मोटा फिल्म है जो इसके ऊपर सरफेस बनी है। यहां पे भी एयर के साथ ये कांटेक्ट में है, यहां पे भी एयर के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए 2 सरफेसेस बने हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे F = 2 सिग्मा L। ठीक है, और यहां पे अब मैंने एक छोटी सी फोर्स लगाई। ठीक है, यहां पे देखो मैंने फोर्स लगाई और फोर्स लगा के इसको यहां पे लाया। ठीक है, उसके साथ ही ये कैलकुलेशंस की हैं। अब कितना काम करना पड़ा वो हमने कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस चले आप? x। फोर्स कितनी लगी मैंने बताया आपको, 2 सिग्मा L। 2 लगेगी, 2 सिग्मा भी बताया आपको। तो यहां से आपको क्या मिल गया? 2Lx। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सॉरी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तुमने सरफेस एरिया कितना बढ़ाया? देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ाया, देख लो। ये L लेंथ, ये x, तो L इंटू एक्स क्या हुआ? इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इतना आपने एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आपका बढ़ गया और यहां से अल्टीमेटली ये आप कैलकुलेशन कर ली और यहां पे फिर वर्क डन आपने कैलकुलेट किया और इट कम्स आउट टू बी सिग्मा। यानी कि सरफेस एनर्जी किसके बराबर आती है? सरफेस टेंशन के। न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। इसको रीड कर लेना, कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।